AS10 स्टार्ट करा था हमने पीपी। सबसे पहले हमने पीपी की डेफिनेशन देखी थी, क्या होती है? पीपी आर tangible items that are carried for use in production of supply of goods or services, administrative purpose or rental to others, and are expected to be used for more than 5 years. देन हमने देखा था कि आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है। एसेट, हम एज एसेट रिकॉग्नाइज कब करते हैं पीपी को? जब इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो और आप उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हो। देन आपका बात आई थी कि हम रिकॉग्निशन कर तो रहे हैं, लेकिन किस वैल्यू पे करें? हमेशा इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होता है? कॉस्ट पे। कॉस्ट कैलकुलेट करना देखा था। फर्स्ट केस देखा था, अगर हम कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? परचेज प्राइस अदर डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी इंटेंडेड लोकेशन कंडीशन में स्क्रैप इनकम लेस कर देते हैं, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड इनकम लेस, ट्रेड डिस्काउंट लेस, ओवरहेड्स ऐड, लेस रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आपके ऐड होते हैं, रिफंडेबल वाले लेस होता है अगर ऑलरेडी एडेड है तो। और आपके डीकमिशनिंग लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। अगर आपको सपोज दोनों दे दे कि आफ्टर 30 years या 10 years इतनी है और आज की वैल्यू इतनी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऐड। और डिमोलिशिंग वाली लेंगे, सपोज दूसरी जो रीस्ट्रक्चरिंग वाली कॉस्ट लेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं देंगे, डिमोलिशन रिस्टोरेशन वाली कॉस्ट देंगे, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे फिर हमने कि कौन सी डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट होती है आपकी, जैसे कि आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट, प्रोफेशनल फीस, टेस्टिंग लेस सेल फॉर प्रोसीड्स ऑफ सैंपल, साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये सारे आपके डायरेक्टली रिलेटेड है। कुछ कॉस्ट थी जो आपकी नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, जैसे ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट मतलब एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, कंडक्टिंग अ बिजनेस इन न्यू लोकेशन, रिलोकेशन, रिओर्गेनाइजिंग, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ये सारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपीओ तो कौन सी कॉस्ट आती है? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, हम कुछ भी पीपी बना रहे हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और डायरेक्टली रिलेटेड कोई भी और कॉस्ट है। अगर इंटर हाँ, क्वालिफाइंग एसेट के केस में बोरिंग कॉस्ट भी ले लेंगे, और वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग लायबिलिटी, और अगर सेल ऑफ स्क्रैप वगैरह कोई इनकम है तो लेस हो जाएगी। अगर एक्सचेंज है, हाँ जी, क्वेश्चन जो आपने दिया था कल नाइट क्वेश्चन पहले, उसमें आफ्टर 7 years की कॉस्ट दे रखी थी कमीशनिंग, और उसमें वही दे रखी है, डिस्काउंट रेट नहीं दे रखा होगा ना उसमें। नहीं रेट नहीं दे हाँ, अगर रेट होता तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, अदरवाइज वैल्यू नहीं पड़ेगी आपके इस कोई ऑप्शन। आफ्टर 7 years। हाँ, बट आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए वो ले ली। अगर आपके डिस्काउंट रेट होता तो हम प्रेजेंट ही करके लेते। आप उसमें चाहे एक नोट डाल सकते हो कि इन द एब्सेंस ऑफ डिस्काउंट रेट वी आर अज्यूमिंग दैट द प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू दिस, ठीक है। उसके बाद था एक्सचेंज ऑफ एसेट। क्या देखा था एक्सचेंज ऑफ एसेट में? सबसे पहले कमर्शियल या नॉन कमर्शियल। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो क्या प्रायोरिटी होती है? डब्ल्यूडीबी ऑफ एसेट की कीमत, और नॉन कमर्शियल है तो डब्ल्यूडीबी ऑफ एसेट की तरह। ये हम ले रहे हैं कि जो नया एसेट आ रहा है उसको हम किस वैल्यू पे अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। प्लांट डेबिट, कैश डेबिट टू लैंड, लैंड की वैल्यू सिर्फ वही है, जो कैश रखे वही आएगा, बैलेंस आ जाएगा। नहीं, पहले कैश गिवन है 10 और लैंड तरीके कितनी तरीके होगी 20 दे रखी है, तो 10 ही आएगा, पर उसके लिए ऑप्शन नहीं है, बिकॉज पेंडल तो कोई आएगा, प्रॉफिट लॉस होगा ही नहीं ना अगर सेम ही वैल्यू पे। 20 आएगा। हाँ जी। फिर स्पेशल केसेस देखे थे, डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, हम एसेट आज एक्वायर कर रहे हैं, पेमेंट बाद में कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर कोई इंटरेस्ट पे करा तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। कंसोलिडेटेड प्राइस होता है तो फेयर वैल्यू इसकी रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। फाइनेंस लीज है AS19, गवर्नमेंट ग्रांट है AS12। फिर हमने देखा था सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का क्या करते हैं? एसेट में कैपिटलाइज करते हैं, अगर कैपिटलाइज नहीं हो सकती तो एक्सपेंडिचर पीएनएल पे। और वो हम चेक कैसे कर सकते हैं कैपिटलाइज हो सकती है, यानी कैसे पता चलता है हमें कि अगर वो हमारे फ्यूचर में भी वो बेनिफिट दे। हाँ, कुछ एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज कर रही है, लाइफ ऑफ एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब कैपिटलाइज हो सकता है, कैपिटलाइज कर दो। डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस है तो पीएनएल में चार्ज कर दो, ठीक है जी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, हमने कल ये देखा था कि हमें AS10 को कैसे कैसे पढ़ना है। मीनिंग पढ़ना था, हो गया। इनिशियल रिकग्निशन डन, सब्सिक्वेंट कॉस्ट डन,
अब आपका एक टॉपिक आता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब होता है हम बैलेंस शीट डेट पे एसेट को किस वैल्यू पे शो करें। किस वैल्यू पे शो करते हैं? WDV पे, बुक वैल्यू। इसमें ना हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, कॉस्ट मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड। कोई बताएगा क्या होता है डिफरेंस? जी। कॉस्ट वैल्यू मतलब जिस कॉस्ट पे हमने परचेज परचेज की किया थी, है। और रिवैल्यू में अगर मार्केट में इन्फ्लेशन वगैरह से किसी चीज से मतलब वैल्यू की एसेट में चेंज आता है। एसेट की वैल्यू में चेंज आता है। तो देखो, अगर सपोज बिल्डिंग है, ठीक है, आपने परचेज करी थी आज से 20 ईयर्स पहले। तब आपने बिल्डिंग परचेज करी थी सिर्फ 10 लाख रुपीज की, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट जब इतने नहीं थे। अब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। अब वही 10 लैक्स की प्रॉपर्टी हो गई है सपोज 1.5 CR की। ठीक है, तो क्या वो ठीक है अगर आप एसेट को 10 लैक्स पे दिखाते जा रहे हो? अंडर वैल्यूएशन नहीं है आपके एसेट का। अब किसी पर्सन ने, आप वही प्रॉपर्टी आज खरीदी होती उसने तो 1.5 पे दिखा रखी है आपके पास भी 1.5 की वर्थ की, बट स्टिल आप 10 लैक्स पे दिखा रहे हो। हाँ, तो वो तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को वीक दिखा रहा है। उसके केस में हम रिवैल्यूएशन मेथड लगा सकते हैं, मतलब हम एसेट को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। और कॉस्ट मेथड होता है कि भाई वो कह रहे हैं कि फेयर वैल्यू पे लाने की नीड नहीं है। हमारा जो एसेट है ना उसमें थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, ऐसा ड्रास्टिक फ्लक्चुएशंस नहीं होते। तो उसके केस में हम कॉस्ट मेथड लगा सकते हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल आपका ना जनरली यूज इन बिल्डिंग्स, लैंड, इनके केसेस में होता है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होता है, आपकी फेयर वैल्यू ज्यादा होती है। तो कॉस्ट मेथड कहता है आप नॉर्मली अपनी कॉस्ट में से हर साल डेप्रिसिएशन लेस करते रहो, और जो भी वैल्यू आएगी उस पर आप अपने एसेट को शो कर दो। जैसे मैंने बोला, अगर आपका एसेट था जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपीज, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, तो पर एनम डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1 लाख। डेप्रिसिएशन पर एनम इक्वल्स टू 1 लाख। तो हम हर साल इसको क्या करते रहेंगे, 1 1 लाख से रिड्यूस करते रहेंगे। फर्स्ट ईयर एंड में 9 लैक्स की WDV हो जाएगी, सेकेंड ईयर में 8 लाख, 7 लाख, ऐसे होता जाएगा। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल मेथड था। अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस होता है वो भी लेस कर देते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है? जब हमारे कोई एसेट है उसमें कोई लॉस, परमानेंट लॉस, परमानेंट परमानेंट लॉस आ गया, परमानेंट डिक्लाइन हो गया। वैसे हम इसका एएस पढ़ेंगे, कौन सा एएस है? AS 28 पढ़ेंगे हम, इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, तो अगर एसेट की वैल्यू में कोई रिडक्शन होता है वो भी लेस कर देते हैं। कॉस्ट मेथड तो इतना सा होता है। आपके लिए मेन आता है रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड कहता है कि ना आप अपने एसेट को उसकी फेयर वैल्यू पे ले आते हो, मतलब जो फेयर मार्केट वैल्यू है। क्या फेयर मार्केट वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होगी? कम भी हो सकती है। कम होगी तो गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमें उसी का ट्रीटमेंट पढ़ना है। पहली बात तो हमें देखना है कि रिवैल्यूएशन से आपको क्या हुआ, गेन हुआ या लॉस हुआ? गेन या फिर लॉस। दूसरी बात, इसका देखना है हमें ट्रीटमेंट, कि अगर गेन हुआ तो क्या करेंगे, लॉस हुआ तो क्या करेंगे। क्लियर? यहाँ पे ना हम एक एग्जांपल लेके सकते हैं। अगर सपोज आपका एसेट था जिसकी WDV थी ₹50 lakhs, और उसकी फेयर वैल्यू है ₹70 lakhs। बताओ, रिवैल्यूएशन गेन या लॉस? रिवैल्यूएशन गेन। आपका एसेट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? एसेट डेबिट होगा। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी कितने से? एसेट डेबिट ₹20 lakhs। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्रेडिट क्या करें? रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये चीज हमें समझनी है कि हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व क्यों लिखा। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आज आपने वो एसेट बेच दिया? नहीं बेचा, तो क्या ये आपका एक्चुअल गेन है? नॉशनल गेन, एक्सपेक्टेड गेन होता है। एक्चुअल तो जब होगा ना जब आप सेल करोगे। और हम पूरे अकाउंट्स में कभी भी इनकम को एंटिसिपेशन बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते। जब आपको सर्टेनिटी होती है ना तभी हम उसको इनकम मान सकते हैं, प्रूडेंस के बेसिस पे या कंजर्वेटिज्म अप्रोच। तो अभी हम इसको P&L में क्रेडिट नहीं करते, हम एक डाल कर रखते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अगर यहीं पे, ये अपना फर्स्ट एग्जांपल था, मैं दूसरा केस बोलूं, आपकी एसेट की कॉस्ट 50 lakhs थी और उसकी फेयर वैल्यू है
₹35 लाख। अब बताओ गेन या लॉस? लॉस। एसेट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। एसेट आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 15 लाख से। डेबिट क्या होगा? यही नहीं करना। हम लॉस को लॉस मान के चलते हैं लेकिन गेन को गेन नहीं मान के चलते। लॉस P&L में जाएगा, ठीक है। मतलब हम नेगेटिव चीज को तो आज ही मान लेते हैं कि ऐसा होगा P&L का। मतलब आप एक बात बताओ, एग्जाम देकर आते हो, अच्छा नहीं होता तो पढ़ने लग जाते हो, अच्छा होता है तो क्या पार्टी थोड़ी करने लग जाते हो या आर्टिकलशिप के लिए पहले अप्लाई थोड़ी करने लग जाते हो, रिजल्ट का वेट करते हो ना। ये तो प्रैक्टिकली भी देखोगे तो आप जो चीज है नेगेटिव को तो आज ही मान के चलते हो लेकिन पॉजिटिव नहीं मान के चलते। या फिर आप एक चीज सोचो, आपके पेरेंट्स है, अगर सपोज आपने 10th क्लास में बोल दिया आपको सीए करनी है, वो क्या उसी टाइम पे खर्चा करना चालू कर देते, भाई मेरा बेटा सीए बनेगा, बहुत कमाएगा, अभी से खर्चा करना, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, लोन ले लिया आपके नाम पे, और आप पता लगे कि आपका प्लान ही बदल गया, मेरे को करनी ही नहीं या फिर नहीं हुई वट एवर रीजन, तो आप इनकम तो नहीं पहले इसको मान लेते। बट क्या वो आप जब 10th में थे तब आपकी एजुकेशन के लिए सेविंग्स कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? आपके मैरिज की क्या पता नहीं की होगी, ऑब्वियसली सेविंग्स तो की ही थी ना, वो आपको देना थे किसी चीज के लिए तो की है। तो हम फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए सेविंग्स करके रखते हैं। तो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे ना, फ्यूचर के लॉसेस एक्सपेंसेस को हम आज ही मान के चलते हैं लेकिन फ्यूचर की इनकम या गेन्स को नहीं मानते। तो अगर आपका लॉस होएगा तो उसको हम एक्चुअल लॉस मान के P&L से राइट ऑफ कर देंगे, लेकिन अगर गेन होगा तो उसको हम नॉशनल गेन मान के रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल के रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? एक ही क्वेश्चन दो एसेट्स हैं और एक एसेट में रिवैल्यूएशन रिजर्व करना है और एक में पेन है, तो उस केस में जिस एसेट क्लोज हो रहा है तो वो तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से राइट रखना फिर इस सेशन पे लॉस तक आप रिकवर करेंगे, फिर जो बचेगा उसको रिलेशन सब में डालेंगे, भाई लो फिर जो गेन्स रिकवर करेंगे अगर अपन दोनों अलग अलग एसेट से रिलेटेड है तो दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है। एक इस पहले भी जो लॉस है उसको गेन से सेट ऑफ करेंगे, फिर उसको रिलेशन हाँ हाँ हाँ, वो बता रही हूँ, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। आप जो बता रहे हो ना, एक ही क्वेश्चन में आप अलग अलग एसेट की बात कर रहे हो या एक ही की बात कर रहे हो? अलग अलग एसेट है तो अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। अगर एक ही एसेट है तो ये हो सकता है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट अप होगा। हाँ वो अभी बताओगे, वो सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। देखो अगर आपके दो अलग अलग एसेट्स हैं, एक पे गेन एक पे लॉस, तो दोनों अलग अलग चीज है ना। हो सकता है बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी की वैल्यू जनरली इंक्रीज होती है, रिवैल्यूएशन गेन हो गया। प्लांट एंड मशीनरी है, डेप्रिसिएशन या फॉर वट एवर रीजन आपसे टूट गई थी किसी रीजन से, उसकी वैल्यू कम हो गई, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। मैं बात करती हूँ सेम एसेट के लिए, पहले कभी गेन था अभी लॉस हो रहा है, या पहले कभी लॉस था अब गेन हो रहा है, मतलब अपोजिट हो रहा है। तो इसमें ना आप लोगों को एक चार्ट बनाना है, नोटबुक निकाल लो। रिवैल्यूएशन, तो एसेट्स है दोनों पे गेन हो रहा है हाँ तो दोनों का रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। हाँ जी, ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कि किस अमाउंट का मतलब कौन सी एसेट का क्या अमाउंट वो तो हम रिपोर्ट्स रखते हैं ना, वो आपने जो भी एसेट है उसको भी तो डेबिट किया होगा ना। वो हमारे मोस्ट अकाउंट्स देखेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स देखेंगे। और दूसरी बात, जैसे जो अभी आपका अकाउंटेंट है या वो है, हम आगे इसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है उसको हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो हम लेके चलेंगे उसको, ठीक है। हेडिंग बनाओ, रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। हाँ आ जाएगा। सीधे ना लॉस ये ना वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल लाइन फॉर्म फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन का मतलब है आपने कभी वो एसेट को पहले रिवैल्यू करा ही नहीं था, बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हो। और एक है सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, सब्सिक्वेंट मतलब पहले भी कभी रिवैल्यू करा था, आप दोबारा कर। फर्स्ट टाइम इनिशियल मतलब बिल्कुल फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में अगर आपका गेन हुआ है तो क्या करते हैं हम, एंट्री क्या होती है, एसेट डेबिट टू रिलेशंस ऑफ एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। और अगर लॉस होता है तो
और P&L. P&L डेबिट P&L Asset. टू एसेट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। इसमें आप बनाओ अपने दो पार्ट्स। गेन लॉस। इसमें एक बुलेट पॉइंट बनाओ। if it was gain in first time revaluation, अगर आपका सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में गेन आ रहा है और फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में भी गेन ही था, तो क्या करेंगे? Revaluation reserve में ही भेज हाँ जी, एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। सेकेंड बुलेट बनाओ इसमें। इफ इट वॉज लॉस इन फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन, Revaluation reserve को complete. इट इज लॉस इन फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन, आप इसमें क्या करोगे कि आपने फर्स्ट टाइम में क्या करा था जब लॉस हुआ था? P&L को डेबिट करा था। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अभी लिखना मत। अगर फर्स्ट टाइम आपके एसेट की कॉस्ट या WD भी आप कह सकते हो थी 50, उस दिन आपकी फेयर वैल्यू थी 35, तो आपने P&L को डेबिट करा था कितने से? 15 से। ठीक है, अब आपकी एसेट की WD भी कितनी बच चुकी? 35 हो चुकी। ये आपका हुआ फर्स्ट टाइम में। सेकेंड टाइम में क्या होगा? आपकी जो फेयर वैल्यू है WD भी 35 बच रही थी, अब इसकी फेयर वैल्यू सपोज होगी 80, तो गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? गेन हो रहा है। कितने का? 45 45 का गेन हो रहा है। आप मेरे को एक चीज बताओ, एक एसेट जिससे रिलेटेड आपने पहले P&L को डेबिट करा था 15 से, अब आप कह रहे हो कि आपका गेन हो रहा है 45 का, तो सबसे पहले तो आप P&L को क्रेडिट करो, मतलब कि रिवर्स करो, क्योंकि इट्स अनफेयर कि आप उस एसेट के लिए लॉस हो रहा है तो P&L में डाले जा रहे हो और गेन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल रहे हो। अगर आपने पहले P&L को डेबिट करा था तो उतने एक्सटेंट तक उसको पहले क्रेडिट करो। तो इस गेन के लिए आप P&L को क्रेडिट करोगे 15 से, जितना पहले Initial cost भी लेके आएंगे उसको. इनिशियल कॉस्ट पे लेकर आएंगे, ये कह सकते हैं। या फिर आप ये बोलोगे कि जितना P&L डेबिट हुआ था ना पहले क्रेडिट हो जाए। नेट कितने नेट तो उतना ही आएगा। एसेट तो उतना ही इंक्रीज होगा आपका ना। बात तो एसेट को तो मैं इंक्रीज 45 से ही करूंगी जो गेन हो रहा है। मेन बात हो रही है क्रेडिट का। ठीक है, एसेट आपका जो भी गेन का अमाउंट है उससे इंक्रीज होगा। डेबिट तो एसेट 45 से होगा, क्रेडिट क्या चीज होगी वो देखते हैं। तो क्रेडिट के लिए हमने देखा, अगर आपने कभी पहले P&L डेबिट करा था ना, उसको आप कर दो क्रेडिट, P&L क्रेडिट। बैलेंस शीट में दोनों रिजर्व सरप्लस के आइटम है। एंट्री में नेट टिकट है, बस एंट्री में फर्क है। नहीं नहीं, बहुत फर्क है। ये आपका फ्री रिजर्व है और रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है। फ्री रिजर्व से हम डिविडेंड दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व से हम डिविडेंड नहीं दे सकते। अभी हम देखेंगे कि इसका यूज क्या होता है। यहाँ तक समझ आ गया? रिस्ट्रिक्टेड है, उसे डिविडेंड नहीं दे सकते। तो ये आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व हो जाएगा कितना? 30। तो यहाँ पे आप लिखो, हम क्या लिख रहे थे? इफ इट वाज लॉस्ट इन फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन, एग्जांपल कुछ छोड़ दो भी, क्रेडिट P&L account to the extent earlier debited
and transfer balance gain to revaluation reserve. Credit P&L account to the extent earlier debited and transfer balance gain to revaluation. एग्जाम्पल यहाँ पे ना शॉर्ट में लिख लो. P&L earlier debited 15 lakhs. Now revaluation gain 45 lakhs. आपकी एंट्री बन जाएगी एसेट 45 lakhs, एसेट डेबिट 45 lakhs. तो P&L 15 lakhs to revaluation reserve. किसी को कोई डाउट इस पॉइंट में? हमने बोला अगर आपका रिवैल्यूएशन गेन होता है तो कहाँ पे जाता है? फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन रिजर्व. अगर लॉस होता है तो P&L. अब हमने सब्सिक्वेंट देखा. सब्सिक्वेंट का फर्स्ट केस देखा कि रिवैल्यूएशन गेन की बात कर रहे हैं. इस बार भी गेन है, पिछली बार भी गेन था. रिवैल्यूएशन रिजर्व. इस बार गेन है, पिछली बार लॉस था. पहले लॉस को वापस क्रेडिट कर देंगे जो पहले लॉस था और बचा हुआ रिवैल्यूएशन रिजर्व. इसी का अपोजिट लॉस में आ जाएगा. If it was loss in first time revaluation तो आपका सिमिलरली P&L अकाउंट में जाएगा. P&L टू एसेट second bullet. If it was gain in first time revaluation, gain in फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन. अब आपका फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में गेन हुआ था तो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया होगा. तब इस बात का कोई लॉजिक थोड़े है कि आप रिवैल्यूएशन रिजर्व रख रहे हो एक साइड, दूसरी साइड P&L को डेबिट कर रहे हो लॉस. पहले तो वो रिजर्व यूज करो ना. रिजर्व बनाया इस चीज के लिए था तो सबसे पहले उसको यूज करते हैं. इसमें लिखो डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व to the extent earlier credited and transfer बैलेंस अमाउंट कहाँ पे जाएगा? P&L. बैलेंस लॉस टू P&L अकाउंट. ठीक है. इसका भी चाहे एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं. नीचे एरो लगा देना अगर किसी के भी स्पेस ना हो तो. कहाँ से? इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं. एग्जांपल रिवैल्यूएशन रिजर्व made earlier equals to rupees 10 lakhs. मतलब आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व का 10 lakhs का बैलेंस है. नाउ रिवैल्यूएशन लॉस हो गया रुपीज 25 lakhs. बताओ मतलब आप क्या कह रहे हो? रिवैल्यूएशन लॉस कैसे लिख सकते हैं? मतलब मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आता. मतलब जब डिक्रीज हुआ था तब रिवैल्यूएशन में नहीं लिया था तो ये इसलिए बोल गए कि रिवैल्यूएशन लॉस कैसे नहीं करते शायद. हम ये कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन लॉस और पहले यूज किया ऐसा कि ये
क्यों लिखा आपने? ऐसा मैंने ये लिखा कि जब आपने फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन करा था ना, तब आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया था क्योंकि गेन हुआ था। हम वही केस लेके चल रहे हैं ना, कि अगर आपका गेन था फर्स्ट टाइम में, तब हमने रिजर्व बनाया था 10 का। अब सेकेंड ईयर में आपके पास होता है ना, आपने जब बिल्कुल फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन करा, मैं बोल रही हूँ ईयर 1 पे आपकी जो एसेट है ना, उसकी जो WDV थी, दैट वाज 50 lakhs, एंड योर फेयर वैल्यू वाज ₹60 lakhs। तो आपने रिवॉल्यूशन रिजर्व बनाया था 10 lakhs का। ठीक है, ये सिचुएशन थी। अब ईयर 2 आ गया। ईयर 2 में ये जो फेयर वैल्यू थी, ये अब WDV आपकी बन चुकी होगी, न्यू WDV। WDV आपकी है 60 lakhs की। अब हम मान रहे हैं कि लॉस हो गया आपका 25 lakhs का। 25 lakhs का लॉस हो गया, मतलब अब फेयर वैल्यू कितनी होगी होगी उसकी 35 lakhs की। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। तो आपकी एंट्री अब क्या हो जाएगी, एसेट आपका क्रेडिट होएगा, कम करना है, और ये लॉस कहां से राइट ऑफ करेंगे हम, रिवॉल्यूशन रिजर्व से 10 lakhs का, रिमेनिंग 15 कहां से चार्ज करेंगे, P&L से। रिवॉल्यूशन रिजर्व 10 lakhs, P&L 15 lakhs, टू एसेट 25। अगर किसी को कोई डाउट है इस एग्जाम्पल में तो बताओ। तो पूरे अमाउंट्स लिखने की जगह हमने उनको कट शॉर्ट कर दिया, बस याद रखने के लिए कि अगर आपका पहले कभी रिवॉल्यूशन गेन हुआ था, आपने रिवॉल्यूशन रिजर्व बना रखा था 10 लाख रुपीज का, नाउ यू हैव अ रिवॉल्यूशन लॉस ऑफ 25 lakhs, तो आप उस लॉस को पहले उस रिवॉल्यूशन रिजर्व से चार्ज करोगे और रिमेनिंग अमाउंट P&L अकाउंट से चार्ज करोगे। ठीक है, एसेट आपका नेट लॉस से रिड्यूस हो जाएगा। एक बार ये दोबारा बताएं लॉस वाला सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट लॉस वाला बता देती हूँ। देखो, सब्सिक्वेंट लॉस में ना आपके दो केसेस है, कि आपका अभी भी लॉस है, प्रीवियस ईयर में भी लॉस था, मतलब जब भी आपने प्रीवियस टाइम रिवॉल्यूशन करा था तो सेम आपका चलेगा, P&L अकाउंट से चार्ज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अभी आपका लॉस हो गया लेकिन पहले कभी गेन हुआ था, तो पहले जब गेन हुआ था तो रिवॉल्यूशन रिजर्व बनाया। रिवॉल्यूशन रिजर्व का मतलब होता है कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज। ठीक है, आपका जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तब रिजर्व बना रहे हो, और डिक्रीज हो रही है तो आप P&L से चार्ज करो। अब आप एक बात बताओ, इस साल में आप आके कह रहे हो लॉस हो रहा है, P&L को हम डेबिट करेंगे, भाई फिर आपको रिजर्व को भी तो हटाओ ना। रिजर्व किस चीज का दिखा रहे हो, रिजर्व इसी चीज का तो बनाया था कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, लॉस ज्यादा हो गया इसका। अब वापस लॉस हो गया, उस रिजर्व को हटा दो। रिजर्व का पर्पस ये था, तो सबसे पहले आप लॉस को रिजर्व से चार्ज करो और रिमेनिंग अमाउंट अपना P&L से। ठीक है। जैसे हम्म मतलब फर्स्ट ईयर है इसमें लॉस हो गया, हम्म P&L में डाल दिया, हम्म तो नेक्स्ट ईयर इनकम हो गया, मतलब ये आपका इवैल्यूएट होना तो फर्स्ट ईयर आपका लॉस था, P&L में डाल दिया, सेकेंड ईयर गेन, आपका जितना पहले अमाउंट, रिवर्स हो। हाँ जितना अमाउंट P&L में करा था पहले वो रिवर्स होगा, बचा हुआ गेन रिवैल्यूएशन से। ठीक है, इसको एक बार रीड करते हैं पहले। मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन, इधर पोस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। एक चीज, एक नोट हम इसमें पढ़ते हैं कि आपका ना एंटायर क्लास ऑफ पीपी को आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हो, पोस्ट मॉडल, सबके लिए सेम लगा। सपोज आपके पास 10 बिल्डिंग, आपको लगा भाई 2 की वैल्यू पड़ रही है, उस पर तो रिवैल्यूएशन मॉडल लगा दिया, बाकी कॉस्ट पे चल रही है, ये तो आप ट्रू एंड फेयर क्यों नहीं कर रहे, या तो आप सबको रिवैल्यू करो, जिसकी कम हो रही है वो भी दिखाओ ना। सेम क्लास। सेम क्लास मतलब जिनका सेम यूज है, उनका आपको सेम मॉडल फॉलो करना इनकम टैक्स भी होता है कि इनकम टैक्स भी होता है कि जो 4 क्लास ले रखे हैं जो एसेट बिल्डिंग एंड दो है। है तो उनमें भी होता है कि सिर्फ सेम क्लास पे लग सकता है, उसका जो क्वेश्चन सेम ही है। हाँ सेम चीज है कि सेम क्लास पे सेम मॉडल लगेगा आपका। और बट ना क्लास हम देखते हैं यूज से, जैसे आप एक क्वेश्चन करोगे स्टडीमेट का, ये क्वेश्चन कि उसमें कहता है आपके पास बिल्डिंग्स है एक कंपनी के पास, एक तो ऑफिस बिल्डिंग्स है और एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। आप एक बात बताओ मेरे को, दोनों का क्या सेम यूज होता है, ऑफिस बिल्डिंग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग? ये सुनो, ऑफिस बिल्डिंग तो आपका कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह होता है, जैसे जोमेटो हो गया, जोमेटो ब्लिंकिट, इनके ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव में है। इनका इंडस्ट्रियल एरिया तो कहीं जाके साइड में होगा, बिल्कुल बैकवर्ड में, मतलब कि क्योंकि बहुत लार्जर स्पेस चाहिए होता है।
तो इनका जब ऑफिस यूज और इंडस्ट्रियल यूज का पर्पज ही अलग है, बिल्कुल यूज अलग है, तो हम इसको दो डिफरेंट क्लास बोल रहे हैं। अगर आपका गुड़गांव लोकेशन में 10 आपकी जो है ऑफिस बिल्डिंग्स है, तो आपको उन 10 की 10 को रिवैल्यू करना पड़ेगा अगर आप कर रहे हो तो। बट जरूरी नहीं है कि फिर आप अपनी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स को भी रिवैल्यू करो, ऑफिस वाली सारी को करो जो सेम क्लास है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इंडस्ट्रियल वाली। सिमिलरली कोई भी एसेट है सेम क्लास का है, सेम यूज का है, सेम पर्पस का, तो आपको सेम मॉडल लगाना पड़ेगा। जो डिफरेंट एसेट है डिफरेंट क्लास का, उस पर चाहे मतलब entire class of PP, that is assets of similar nature and use, shall be valued using same model of valuation, that is cost or revaluation model. Cost model बोलता है after recognition as an asset, an item of PP shall be carried at cost less accumulated depreciation less impairment loss. ये बताया था आपका cost model ऐसे होता है। फिर आता है आपका important revaluation model. After recognition as an asset, an item of PP whose fair value can be measured reliably shall be carried at a revalued amount. न्यू रिवैल्यूड अमाउंट आ जाएगी, फिर उसके बाद आप उस पर डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट चार्ज करना स्टार्ट कर दोगे। An item of PP, if an item of PP is revalued, the entire class of PP to which the asset belongs shall be revalued to ensure true and fair view of financial statements. ये आपका जनरल सा है कि आप कितनी बार रिवैल्यूएशन कर सकते हो। अगर आपका वोलेटाइल चेंज है, वोलेटाइल मतलब बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट चेंज है, तो एनुअल रिवैल्यूएशन कर लो। थोड़ा बहुत चेंज होता है तो 3 to 5 years में कर लो। हर साल करके क्या करोगे, ज्यादा चेंज ही नहीं है। ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सिंपल सा टॉपिक है, एक बार आप रीड करना है इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रीड करो, रिवैल्यूएशन इंक्रीज और डिक्रीज। अगर आपका रिवैल्यूएशन गेन है, क्या करते हैं हम रिवैल्यूएशन गेन का? रिजर्व, मतलब क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। एक्सेप्शन होता है व्हेन इट वाज इनिशियली डिक्रीज, मतलब प्रीवियस ईयर में कभी लॉस हुआ था, तो आप क्या करते हो, क्रेडिट P&L अकाउंट टू द एक्सटेंट इट वाज अर्लियर डेबिटेड एंड बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। डिक्रीज हुआ है, रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है, कहां से चार्ज करते हो? P&L से। और एक्सेप्शन है व्हेन इट वाज इनिशियली इंक्रीज, पहले कभी रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया था तो उसको पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज करो, और बचा हुआ अमाउंट कहां से करोगे? P&L से। क्लियर? वो वाला केस है ना, सब्सिक्वेंट का सेकंड। सब्सिक्वेंट का सेकंड। अब क्वेश्चन आता है, आपने एंट्री तो कर दी, आप जो रिवैल्यूएशन रिजर्व बना रहे हो आपने एंट्री कर दी एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है जी। अब इस रिजर्व का करें क्या? मैंने बोला ये रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, डिविडेंड दे नहीं सकते, तो इसको क्या हम अपनी पूरी कंपनी की लाइफ तक इसको अपने बैलेंस शीट में दिखाते रहेंगे? अगर मतलब ऐसे को सेल कर देंगे तो उसके साथ खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगा, और कहाँ पे जाएगा? P&L। P&L में नहीं जाएगा, कहीं और जाता है। अगर सपोज आप मेरे को बताओ, आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया था आपने 35 lakhs का गेन के कारण, आपने आज से 4 साल बाद एसेट बेच दिया। अगर मैं आपकी बात मान के बोलूं इसको हम डाल देते हैं P&L में, तो अगर कोई भी स्टेक होल्डर, कोई भी इन्वेस्टर आपका P&L देखेगा, उसको क्या लगेगा? 35 लाख की इनकम हुई है। क्या वो आपकी उस साल की इनकम है? क्या कैपिटल? रेवेन्यू रिजर्व। आप जो आपके फ्री रिजर्व होते हैं ना, डालोगे उसी में, लेकिन P&L के थ्रू नहीं डालते। एक चीज होती है आपका जो रेवेन्यू रिजर्व या फ्री रिजर्व होते हैं ना, रेवेन्यू रिजर्व या फ्री रिजर्व होते हैं जिसे हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं आपके। जनरल रिजर्व भी आता है, सरप्लस इन P&L आता है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो हम ना सरप्लस इन P&L के थ्रू नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आपने P&L के थ्रू डाला तो ये लगेगा कि ये उस साल का प्रॉफिट है। हाँ, ये उस साल का प्रॉफिट नहीं है, तो हमने पहले रिजर्व बनाया था, अब उसको फ्री रिजर्व में करना है। अब नॉर्मल गेन नहीं, गेन ही नहीं है ना, अपने एक रिजर्व बना रखा था जो पहले नॉशनल था, अब आपका एसेट सेल हो गया, एक्चुअल हो गया, तो आप नॉर्मली इसको क्या करो, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। मीटिंग है, ये मतलब आपने ली थी 10 साल पहले 10 लाख की, और अब ये अगर 50 लाख की, तो 40 लाख रिजर्व में रखोगे। हाँ, अगर मैं रिवैल्यूएशन कर रही हूँ तो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रही हूँ, अगर कॉस्ट मॉडल नहीं कर रही हूँ तो नहीं। और फिर जिस दिन भी ये बिल्डिंग सेल हो जाएगी उस दिन मैं उसको उठा के डाल दूंगी जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में डालना मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या एंट्री होनी चाहिए? रिवैल्यूएशन रिजर्व का कौन सा बैलेंस था? रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट हो जाएगा। अभी आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? जनरल रिजर्व। इसमें किसी को डाउट है? मोस्ट कॉमनली कौन सा मॉडल यूज होता है? डिपेंड्स ऑन एसेट टू एसेट।
हाँ ये नोट्स से कॉन्सेप्ट शो करेंगे ना कि लाइक क्यों रिजर्व आपको लाइक इतना प्रॉफिट क्यों आया है, फिर रिजर्व कैसे बढ़ गए हमारे। हाँ, नहीं रिजर्व आपके बढ़ेंगे कैसे? रिवैल्यूएशन रिजर्व आपने पहले भी शो कर रखा था, अब भी शो कर रखा है, वो तो डेबिट नेचर चेंज होता है ना उसका बस। आपकी बुक्स में जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखा रखा था ना रिवैल्यूएशन रिजर्व पे, अब वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से उठ के जनरल रिजर्व में शिफ्ट हो गया बस। आप जब अपना शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाओगे, या आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखा रखा था 35 लाख का, यहाँ से इसको लेस कर दूंगे, ठीक है, और जनरल रिजर्व में जाके इसको ऐड कर दूंगे, टोटल तो सेम ही रहेगा, बस रिस्ट्रिक्टेड से फ्री पे आ गया। और ये पीएनएल के थ्रू होगा नहीं, ये होगा डायरेक्टली आपका फ्री रिजर्व। हाँ, अब इससे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक इसका है। रीजन ये प्रॉफिट ज्यादा बढ़े दिख जाएंगे इसलिए पेमेंट ज्यादा नहीं किया। हाँ जी, ठीक है, इसको रीड करो, केस 1 पढ़ना भी। व्हेन एसेट इज रिटायर्ड और डिस्पोज, जब आपका एसेट हट गया, ट्रांसफर होल बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व, या जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं, कहीं कहीं जगह आपको रिटेन्ड अर्निंग्स लिखा मिलेगा, ये नोट पढ़ो। ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रेवेन्यू रिजर्व आर नॉट मेड थ्रू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इसको आप पीएनएल के थ्रू कभी भी नहीं करते, हमेशा डायरेक्ट ट्रांसफर करते हो। अब आपका ना एक केस 2 है इसमें, उसको समझना। केस 2 ना ऑप्शनल होता है, कंपनी कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, कंपल्सरी नहीं है। केस 2 कहता है कि भाई देखो, अगर सपोज सिंपल, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हो, आपके एसेट की पहले डब्ल्यूडीवी थी 1 लाख रुपीज, ठीक है, अब उसकी फेयर वैल्यू होगी 1,50,000। बताओ गेन हुआ या लॉस हुआ? गेन हुआ कितने का? 50,000 का। आपका डेप्रीसिएशन का रेट लेके चलते हैं 10%, तो पहले डेप्रीसिएशन कितना लगता था? 10% ऑफ 1 लाख, दैट इज ₹10,000। और न्यू डेप्रीसिएशन कितना होता है? 1,50,000 10%, दैट इज 15,000। डेप्रीसिएशन इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है 5,000 से। आपने बोला ये गेन तो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में, क्लियर है? डेप्रीसिएशन आप कहाँ से चार्ज करते हो? पीएनएल से। तो ये टू सम एक्सटेंट अनफेयर नहीं है कि आप जो गेन हुआ उसको तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिया, और सिर्फ इंक्रीज डेप्रीसिएशन पीएनएल से चार्ज करते जा रहे हो, क्या? पहले भी नजर चार्ज होता है डेप्रीसिएशन तो पीएनएल से ही होता था, बट वो तो 10,000 होता था ना, अब आपने डेप्रीसिएशन तो बढ़ा दिया, गेन कुछ दिखाया नहीं। समझे? बट वो रिजर्व में हुआ ना, पीएनएल में नहीं हुआ। आपका ये रिजर्व में दिखा दिया गेन जो है 50,000 का, ठीक है, लेकिन जो लॉस हुआ, जो इंक्रीज डेप्रीसिएशन हुआ, वो पीएनएल से चार्ज हुआ। तो कंपनीज ये कह सकती है कि भैया आपने हमें अपने करंट ईयर का प्रॉफिट तो इंक्रीज करने नहीं दिया, और डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन बढ़ा दिया, तो गलत बात है। तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है एज पर AS10, कि जितना सिर्फ इनहांस्ड डेप्रीसिएशन है ना, इंक्रीज डेप्रीसिएशन है, उतना अमाउंट आप अपना रिवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज कर सकते हैं। आपकी डेप्रीसिएशन की एंट्री बताओ मेरे को क्या होती है? डेप्रीसिएशन टू एसेट। आपका टोटल डेप्रीसिएशन 15,000 लग रहा था, आपका डेप्रीसिएशन तो 15,000 ही लगाना है, चार्ज कहां से करेंगे उसकी बात। डेप्रीसिएशन टू एसेट 15,000, इसको राइट ऑफ कहां से करेंगे? आपकी डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है नॉर्मल? पीएनएल डेप्रीसिएशन होती है, लेकिन हम पीएनएल से, हाँ बताओ। 10,000 और वो 5,000 हाँ, हम सिर्फ एक्स्ट्रा वाला रिवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज करेंगे टू डेप्रीसिएशन 15,000। मैम अगर हम डिवैल्यूएशन मॉडल लेते हैं, जैसे अगर हर साल एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो हर साल डब्ल्यूडीवी चेंज करेंगे। हाँ, अगर आप हर साल कर रहे हो तो हर साल करोगे, ठीक है, और प्रोस्पेक्टिवली उसका डेप्रीसिएशन चेंज होता रहेगा। तो इसके केस में हमने देखा रिवैल्यूएशन का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, हर साल वो 5,000 से डेबिट होता जाएगा। ये ऑप्शनल है, कंपनी की चॉइस है, वो चाहे तो ये कर सकती है, चाहे तो वो क्या कर सकती है, पीएनएल से चार्ज कर। चार्ज करेंगे तो वो तो नहीं अनफेयर हो गया ना। कंपनी मान लो कंपनी से कर रही है तो उसका हर चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा, तो कंपनी को देखना पड़ेगा। वो कंपनी के ऊपर है, एएस मैंडेटरी नहीं कर रहा कि आपको ये करना पड़ेगा। मे बी किसी को अगर फायदा हो तो करने से, फायदा कैसे? तो कंपनी की वो ज्यादा डेप्रीसिएशन क्लेम करके टैक्स सेविंग भी कर सकता है।
टैक्स सेविंग हो जाएगा और वो अपना प्रॉफिट कम दिखा के रिजर्व ज्यादा दिखाएंगे, तो शेयर होल्डर्स को लगेगा कि कंपनी ज्यादा वो कर रहे, रिजर्व मेंटेन कर रहे, तो डिविडेंड ज्यादा देगी। तो इस चीज से इफेक्ट हो सकता है, मतलब हाँ हाँ, ये फिर देखो, ये आपके पास ना एक टूल हो गया, अपने अकाउंट्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकता है इसके थ्रू, और जो आपको अलाउड है। मतलब लोगों में भी आप कहीं ना कहीं चीजें लूप होल्स देखते हो, कुछ चीजें आप अपने फेवर में यूज कर सकते हो। सिमिलरली ये जो ऑप्शन है ना, इससे आप अपने प्रॉफिट्स को चेंज कर सकते हो थोड़ा सा, और जो अलाउड है, फेयर है, मतलब कि आपको AS10 खुद से अलाउ कर रहा है कि आपके पास ऑप्शन है। इन सच अ केस अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में आप कितना कितना डाल सकते हो, डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रिवैल्यूड क्रेडिट अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है उतना उतना आप लोग से चार्ज करो। यहाँ तक किसी को डाउट? इशिका, तनिष्का, विदिका? मैम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई, क्या चीज तनिष्का? उन क्वेश्चन में कैसे ये वाला कंसेप्ट यूज होता है, हाउ टू, मतलब क्वेश्चन में कैसे हमको यूज करना है? इसका तो वो आपका AS10 में एक बार मैं देखती हूँ, ये AS20 इनफेक्ट इसका इम्पेयरमेंट वाला जो एज होता है ना, उसमें भी जाके इसका कहीं ना कहीं यूज होगा कि आपका जो इम्पेयरमेंट लॉस होता है, वैसे हम P&L से चार्ज करते हैं, पर ये कहता है आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो पहले उससे चार्ज करो। फिर उसमें वो ये वाला पॉइंट डाल देते हैं कि कंपनी ने ना ऑप्शन चूज कर रखा था कि जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज करेंगे, तो आपको उसका बैलेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, सुनना है आपको, इसे थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, बहुत इजी होता है। इसका क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ भी तो बहुत कम आता है इस टॉपिक से आया है टॉपिक। कम। क्वेश्चन नंबर 19 आपका होमवर्क में लिख लो, ये वही है, ऑफिस बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा AS10 में ना थ्योरी बहुत ज्यादा, अभी डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे इतने सारे क्वेश्चन। हाँ, कोई बात नहीं, आपके लिए प्रैक्टिकल पे 20th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 19। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ना है थोड़ी थ्योरी, थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिक्स है। पेपर में कम दिख रहा है ना। पेपर में कम दिख रहा है और प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा दिख रहा है इसका, दिखता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बिल्कुल इजी है, फटाफट हो जाएगा। आका लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 3000 lakhs. Depreciation was charged at the rate 10% per annum on SLM basis for useful life of 10 years. क्या हो गया हमें, रख दो। एट द एंड ऑफ ईयर 4 की एंड में, मतलब कितने साल का डेप्रिसिएशन लग चुका होगा? 4 years का, 4 का एंड ऑफ ईयर 4 का डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। The machinery was revalued to 2700 lakhs and the same was adopted. Same was adopted मतलब रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। What will be the carrying amount of asset at end of year 5 at year 6? आप मेरे को पहले ये बताओ, ईयर 4 के एंड में बुक वैल्यू बच कितनी दी होगी डेप्रिसिएशन लगाने के बाद? 18 सबका आ रहा है 1800, विदिका आपका आया 1800, यस क्या नहीं आया तो बताओ। क्लियर? आपने 1800 वाली WDV वाले एसेट को रिवैल्यू करा है कितने पे? 2700 पे। रिवैल्यूड अमाउंट होगी 2700, तो गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? कितने का? 900 का। ठीक है जी, अब आपकी न्यू वैल्यू कितनी होगी? 2700। लाइफ कितनी बच रही है अब? 6 years, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 6 years। हम डेप्रिसिएशन हमेशा प्रोस्पेक्टिवली चेंज करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो कभी भी नहीं देते, मतलब पिछले सालों का डेप्रिसिएशन आके तो चेंज करेंगे नहीं। तो 2700 डिवाइडेड बाय 6 years कितना बता रहे हो? 450 lakhs का पर एनम डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर की WDV कितनी बचेगी? 2700 माइनस 450, 2250, और उससे नेक्स्ट ईयर की 1800। समझ के कि आपका रिवैल्यूएशन कैसे हो, रिवैल्यूएशन होने के बाद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसको डेप्रिशिएट करते जाते हैं। मतलब ईयर 5 की 2250 और ईयर 6 की 18।
हाँ जी, मैम ईयर 5 और ईयर 6 दोनों से डिवाइडेड बाय 6 क्यों करा? डिवाइडेड बाय 6 क्योंकि ना आपकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जिस दिन आपने रिवोल्यूशन करा 4 इयर्स बाद रिवोल्यूशन करा था, टोटल लाइफ आपकी 10 इयर्स थी, तो मतलब 6 इयर्स बच रहे हैं। तो आपका जितना भी WDV है दैट इज 2700 लैक्स, उसको 6 इयर्स में हम डेप्रिशिएट कर देंगे। SLM बेसिस है ना, SLM बेसिस में इक्वल डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो हम बोलेंगे हर साल 450 लैक्स आप डेप्रिशिएट करना चाहो। क्लियर? मैम ऐसा नहीं होगा कि लाइक अगर हम लोग ईयर 5 की निकाल रहे हैं 5 से 6 ईयर तो कंसिडर नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आपकी वैल्यू जो बच रही है 2700 की, फ्रॉम द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन टिल द एंड, हाँ जी, राइट? on the date of revaluation your WDV became 2700 and useful life remaining useful life was 6 years. यस। So the 2700 lakhs it will be depreciated in the 6 years life. ठीक है? ओके। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 21st क्वेश्चन देखो। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन Skanda Limited acquired a machinery for 2 crore 50 lakhs 5 years ago. आज से 5 साल पहले आपने 2.5 करोड़ की मशीन ली थी। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज एट 10% पर एनम ऑन SLM बेसिस। SLM पे 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, मतलब हर साल कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है? 25 लाख, 25 lakhs। यूजफुल लाइफ 10 years एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3। बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 मतलब अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है? 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा है, 50 lakhs का डेप्रिसिएशन लग चुका है, और WDV कितनी बच गई होगी? 2 करोड़ की। द मशीन वॉज रिवेल्यूड टू 3 करोड़, तो आपको गेन हो रहा है या लॉस? 1 करोड़ का गेन हो गया। विद द सरप्लस ऑन रिवेल्यूशन बीइंग क्रेडिटेड टू रिवेल्यूशन रिजर्व, होता है हमें पता ही है आपका 1 करोड़ कहाँ पे चला जाएगा? रिवेल्यूशन रिजर्व में। फिर बताया डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द रिवैल्यूड अमाउंट ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 इयर्स। को नहीं लिखता तब भी हम यही करते, जो आपका रिवैल्यूड अमाउंट है 3 करोड़ को उसको 8 इयर्स में डिवाइड करते हैं, कितना आता? 37.5 का हो जाएगा। ठीक है। द मशीन वाज सोल्ड इन द करंट ईयर फॉर 1 crore 12 lakh 50,000। करंटली कौन सा करंट अभी वही देखना आपको क्या बोला, आज की बात कर रहे हैं। ये आपका एसेट है, हम आज की बात कर रहे हैं। ये ईयर 5, उन्होंने बोला 5 साल पहले आपने 2.5 करोड़ की एसेट परचेज करी थी ईयर 0 पे। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा? 2 साल बाद रिवैल्यू करा ईयर 2 पे एंड पे। कितने पे आपकी वैल्यूज इन WDV थी? 2 करोड़ की। रिवैल्यूड अमाउंट था 3 करोड़ का, तो रिवैल्यूशन रिजर्व आया था 3 करोड़ का। 3 करोड़ का रिवैल्यूशन, सॉरी 1 करोड़ का, 1 करोड़ का रिवैल्यूशन रिजर्व आया था, और रिमेनिंग लाइफ कितनी बची थी आपकी? 8 इयर्स की। तो आपका हर साल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था? 3 लाख डिवाइडेड बाई 37,50,000। अब आप मुझे बताओ 3 साल तक और डेप्रिसिएशन लगा होगा, है ना? 5 साल बाद क्या करें, 3 साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? हाँ, तो यहाँ पे WDV कितनी बची होगी? 5 साल ना, हमने ऐसे काउंट करे, उन्होंने ट्रिक से ना आपको फर्स्ट लाइन में ये बोला स्कंदा लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीनरी 5 years ago, तो यहाँ पे उसने बता दिया 5 साल पहले लिया। 1 करोड़ से 1,50,000। क्या बता रहे हो? 187 उसको वैल्यू हो सकती है। हाँ जी। ये 5 ईयर 5 पे सबकी वैल्यू आ गई 1,87,50,000। ये आपकी WDV है इस दिन, ईयर 5। इसको बेचा है हाँ। 12 लाख। इसको बेचा है 1,12,50,000। लॉस हो गया कितना? हाँ, वो तो P&L से चार्ज कर देंगे लॉस से। कितना? 75 लाख। 75 lakhs का लॉस आ गया, सबका आ रहा है। क्या होगा? 75 लाख नहीं, मैं मुझे हंसी क्यों आ रही है? उनका लॉस हो रहा है। खुश क्यों हो रहे हो? 75 lakhs का लॉस हो गया, और अब आपका एसेट सेल हो चुका, डी रिकॉग्नाइज हो चुका, तो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व कहाँ जाएगा? जनरल रिजर्व में। कितने का रिवैल्यूएशन रिजर्व था?
फिर लॉस से सेट ऑफ करेंगे नहीं, लॉस से सेट ऑफ नहीं करते। लॉस से सेट ऑफ तो मतलब आपने P&L में इफेक्ट डाल दिया ना। हम लॉस पूरा P&L में डालते हैं। हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी है, रिवैल्यूएशन जो गेन होता है व्हेन द एसेट इज डी रिकॉग्नाइज, हम उसको रिटेन्ड अर्निंग्स या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। आपका लॉस सेट ऑफ नहीं करना उससे, ठीक है। तो आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस डायरेक्टली ट्रांसफर होगा रिटेन्ड अर्निंग्स में। हाँ जी, हमने रिजर्व बनाया है इस एसेट पे, अब हमें लॉस हो रहा है कहीं पर, तो हम पहले तो रिवेन्यू रिवैल्यूएशन रिजर्व को करेंगे ना डेबिट। नहीं, ये लॉस वैल्यू रिकॉग्नाइज का नहीं है, ये एसेट बेचने पे हुआ है लॉस। एसेट को बेचने पे जिस दिन आपका लॉस हो रहा है, आप तो एक ऐसे से सब्सिक्वेंट लॉस हुआ है ना एसेट उसके तो लिए। पास ही नहीं है। आप एक बात बताओ मेरे को, इन शॉर्ट जो आपका ये अमाउंट जा रहा है रिवैल्यूएशन गेन वाला, ये कहाँ पे जा रहा है? जनरल रिजर्व में या फ्री रिजर्व्स में? और जो आपका वहां से जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कहाँ पे जाएगा? लॉस का ना लॉस हो रहा है मतलब लॉस कम होएगा, वो P&L वहीं से राइट ऑफ होएगा, हाँ, नेगेटिव अमाउंट हो जाएगा, अल्टीमेट आपका इम्पैक्ट सेम आएगा। कोई जब बताइए फ्री रिजर्व्स का चक्कर पड़ेगा जबकि इसको डिविडेंड जब आपका ट्रांसफर हो गया ना, अब तो रिटेन अर्निंग्स पे चला गया, रिटेन अर्निंग्स तो फ्री रिजर्व ही होते एंट्री हैं। नहीं आएंगे इसकी जो आपने बताई थी ऊपर एंट्री जो की। एंट्री आप कर सकते हो इसकी, रिवैल्यूएशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व, ये एंट्री तो कर सकते हो आप। आगे डेबिट लॉस डेबिट टू एसेट। वो रिवैल्यूएशन लॉस की बात थी, एसेट को बेचने पे लॉस की बात नहीं थी। वो सेम ही, क्योंकि हम देखो लॉस को पीएनएल में भेज देंगे तो पीएनएल डेबिट हो गया, और रिजर्व हम क्रेडिट करेंगे तो इफेक्ट तो सेम हो जाएगा ना, रिजर्व तो सेम ही इफेक्ट तो सेम ही होगा, लेकिन हम P&L के थ्रू नहीं करेंगे। तो वैसे पास नहीं है तो सोल्ड हो गया एसेट। तो आपको एक चीज ये ध्यान रखने की, जो मैं ऊपर लॉस बता रही थी ना, रिवैल्यूएशन लॉस की बात होती है, एसेट बिका नहीं था, अब आपका एसेट डी रिकॉग्नाइज हो गया है, तो वो वाला तो P&L में ही जाए, और ये डायरेक्ट रिटेन अर्निंग्स में। इसमें क्वेश्चन में आगे क्या बोला, गिवन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव, फिर सेकंड केस पूछा, व्हाट विल द ट्रीटमेंट इफ मशीन फेच्ड 42,50,000। बात तो सेम ही है, अब और ज्यादा लॉस आ जाएगा। कितना लॉस आ गया? मतलब पैच डू ओनली, मतलब किसी हमें इतना दिया उसने। हाँ, बिकी तो नहीं थी 42,50,000, एक 45 का एक 45 का, और रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका सेम रिटेन अर्निंग्स में जाएगा। मतलब केस उसको टू का बात तो कोई करेंगे तो इसको भी पेटीएम चार्ज कर देंगे और जो गेन तो उसको भी चलो रिटेन अर्निंग्स या जनरल रिजर्व, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क में लिखो। बस ऐसे नहीं कुछ हाँ, ये ऐसे कर सकते टीयर में मैम जैसे ये बेचता नहीं है, अगर टीयर में भी रिकॉग्नाइज करता तो वही ट्रीटमेंट करता है, तो आपने बताया कि लॉस हो जाता है टेक्निकल बात, तो वही करता है रिवैल्यूएट। हाँ, अगर वो यहाँ पे आके इसको रिवैल्यू कर रहा होता ना कि 1,12,50,000, इसे नहीं कर रहा, रिवैल्यू कर रहा है, तो आपको वोट। क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क में लिखो, और ये क्वेश्चन है मेरे को कल सबकी नोटबुक में चाहिए पूरी प्रेजेंटेशन के साथ, क्योंकि आपके पूरे चैप्टर का क्रक्स है। सबसे पहले आपसे कॉस्ट ऑफ एसेट निकलवाएगा, फिर एक पार्ट को रिप्लेस करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे, लास्ट में एसेट को बेच देंगे। पूरे चैप्टर का क्रक्स आ रहा है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन 22 आपको होमवर्क में करना है। अब अपना टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन का, और ये तो एकदम बच्चों वाला टॉपिक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू डिक्लाइन और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। मेरे को कुछ बेसिक टर्म्स बताना, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? जिस अमाउंट से डेप्रिशिएट किया है एसेट, जिस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। एक ऐसा अमाउंट जिस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, सपोज आपकी एसेट की कॉस्ट थी 10 लाख रुपीज, रेजिडुअल वैल्यू थी 2 लाख रुपीज, तो आप 8 लाख रुपीज पे डेप्रिशिएट करते हो ना, दैट इज योर डेप्रिशिएबल अमाउंट। रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन हटाने के बाद जो डब्ल्यूडी बच रही है हमारे, जो लास्ट में हम एस्टिमेट करते हैं कि इतनी वैल्यू आपके एसेट की बचेगी, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, सब सेम बात होती है। यूजफुल लाइफ क्या होता है? इतने साल जितने साल तक हम उस मशीन को यूज कर सकते हैं। फिजिकल लाइफ अलग हो सकती है उस एसेट की, मतलब वो एसेट अवेलेबल होगा पर हम उसको यूज जितने साल करेंगे, दैट इज योर यूजफुल लाइफ। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है यूजफुल लाइफ हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? फैक्टर्स में बता रहे हैं कितने फैक्टर्स लाइक हमारी कितने साल चलेगी आगे, हाँ, प्रोडक्शन कितना करना है उस मशीन से, कितना प्रोडक्शन करेंगे, और टेक्नोलॉजी वगैरह को देखते ज्यादा सेल हो रही है, कम साइज ज्यादा है बिजनेस, Location of प्रोडक्शन business. ज्यादा, तो ये Production कम ज्यादा भी हो सकता है, मार्केट कंडीशन, टाइम कम 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 ज्यादा एस्टिमेट चेंज है, तो इनिशियली कैसे एस्टिमेट करें? टेक्नोलॉजी लोकेशन भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी ऑप्शन ऑब्सोलेट, हाँ। जैसे आप कोई भी चीज लेते हो, सपोज नया नया आप कोई सामान लेते हो, उसका कवर लगा के रखते हो,
अच्छी चलेगी। फोन पे स्क्रीन गार्ड बैक कवर लगाते हो कि अच्छी उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ जाए, ये तो गिरते टूट जाएगा, है ना। कई बार प्लास्टिक की वो रैपिंग होती है वो भी नहीं हटाते हम चेयर्स से इनसे, कि उसकी लाइफ अच्छी रहे। तो किस लिए होता है कि हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं। अब एक फोन आपने और आपके फ्रेंड ने सेम टाइम पे लिया, आप बहुत अच्छे से रख रहे हो और उसका ऐसा है कि गिरता रहता है, स्क्रैचेस आ गए, 1 साल बाद बेचने जाओगे, किसको ज्यादा वैल्यू मिलेगी? तो ठीक था। जो ठीक था। तो यूजफुल लाइफ किसके बेसिस पे डिटरमाइन हुई? जो कैसे हम उसको रख रहे हैं, वेयर एंड टेयर कितना हो रहा है, यूज कितना हो रहा है। कोई चीज जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी ज्यादा वो घिसती है, वैल्यू को। रिपेयर मेंटेनेंस कितना अच्छे से करा रहे हो, रेगुलर ऑयलिंग वगैरह करा रहे हो, उसको रिपेयर्स करा रहे हो, अच्छी ग्रीसिंग करा रहे हो, चलेगी, ठीक है। तो आपके ऐसे फैक्टर्स डिसाइड होते हैं। एक्सपेक्टेड यूजेस क्या है, फिजिकल वेयर एंड टेयर, टेक्निकल, लीगल और सिमिलर लिमिट्स। जैसे आपके व्हीकल्स पे लीगल लिमिट्स होती है 10-15 साल जो भी होती है, तो उतने तक ही यूज कर सकते हो, यूजफुल लाइफ उससे ज्यादा थोड़ी ले लेगा। या सिमिलर लिमिट, सपोज लीज पे कोई एसेट लिया है, जितने टाइम के लिए लीज पे लिया वही तो आपकी लिमिट हो गई ना, सिमिलर लिमिट्स। डेप्रिसिएशन कब से कमेंस होता है? जब से वो आई है तब से। उसको यूज नहीं, तब से Ready to use। हाँ। मैं आपका लैपटॉप लिया 2 साल के लिए, तो वो एसेट यूजफुल लाइफ आप देखोगे ना, मैं थोड़ी देखूंगी। वो 2 टाइप्स की लीज होती है ना, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज, वो पढ़ेंगे जब उसमें, ठीक है। हाँ जी। ऑपरेटिंग में सब और बड़ा इजी क्वेश्चन आया था लीज का, तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है वो, ठीक है। फिर आपका आगे कमेंसमेंट, आपको पता है रेडी टू यूज से होता है, पुट टू यूज से नहीं होता। रेडी टू यूज मतलब व्हेन इट इज इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। अगर एसेट की फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप ये कहोगे कि हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, या करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन? करना ही पड़ेगा। तो इस पे भी आपका कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? मैंडेटरी, रिस्पेक्टिव की उसकी फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रही। इंक्रीज हो रही तो भाई आप रिवोल्यूशन मॉडल लगाओ, इंक्रीज करो, फिर आगे के लिए डेप्रिशिएट करो, बट ऐसा थोड़ी कि डेप्रिसिएशन ही नहीं लगाओ। Depreciation is recognized even if fair value of asset exceeds its carrying amount. Repair and maintenance of asset do not negate the need to depreciate it. Cessation, depreciation लगना बंद कब से? तो बेचने कैसे With asset Scrap तो ऑप्शन आपने अलग अलग बोले, ऑब्सोलेट हो गई मतलब स्क्रैप हो गई, बेच दिया, सेल कर दिया, या फिर अगर चोरी होगी तो भी बंद करना पड़ेगा। लॉस बाय फायर, थेफ्ट, जो भी हो गया, नेचुरल कैलेमिटी, मतलब एसेट आपके पास नहीं बची तो डिरिकग्नाइज होगी। डोनेट कर दी, लीज पे दे दी, मतलब फाइनेंशियल लीज पे दिए तो पढ़ेंगे हम आगे, फाइनेंशियल लीज उस पे दे दी, तो आपकी बुक से अल्टीमेटली एसेट डिरिकग्नाइज जब भी होगी तो उससे डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा। और अगर आपको क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं मिलेंगे तो डेप्रिसिएशन लगाओगे? एसेट ही नहीं बचा ना फिर, तो फिर क्या डेप्रिसिएशन? तो पढ़ो, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट सीजेस एट द अर्लियर ऑफ द डेट व्हेन द एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल। अभी समझाती हूँ। द डेट व्हेन एसेट इज डीरिकग्नाइज्ड, आपने बुक से हटा दी, लॉस बाय फायर हो गया, थेफ्ट, अर्थक्वेक। व्हेन एसेट्स रेजिडुअल वैल्यू एक्सीड्स इट कैरिंग अमाउंट, मतलब लास्ट आ चुका, यूजफुल लाइफ खत्म हो गई, रेजिडुअल वैल्यू पे आ गया, उसके डेप्रिशिएट नहीं करोगे। Depreciation does not cease when the asset becomes idle. रेसिडुअल वैल्यू कैरी कैसे एक्सप्लेन कर सकते कैरिंग अमाउंट आपका मतलब जीरो पे आ गया ना, आप हैं? अच्छा कैरिंग अमाउंट जीरो आ गया तो रेजिडुअल वैल्यू हो गया, केस रेट तो बढ़ेगा केस रेट में यहाँ पर जब सारे इम्पेयरमेंट वाला। Depreciation does not cease when the asset becomes idle or is retired from active use, but not held for disposal unless the asset is fully depreciated. आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर सपोज यहाँ पे एसी लगाओ, ठीक है, एसी विंटर्स में तो यूज होता नहीं है, समर्स में यूज होगा, तो अभी वो एक्टिव यूज से तो रिटायर हो गया, एक्टिवली यूज तो नहीं हो रहा फॉर 5-6 मंथ्स, तो क्या वो डेप्रिसिएशन लगाना भी मेरे को उस पर बंद कर देना चाहिए? डेप्रिसिएशन तो लगेगा हर चीज पे। ऐसे आप ऐसा थोड़ी ना कि जितने मंथ्स उसको यूज करते हो उतने डेप्रिसिएशन लगाते रहते हो, बीच में अगर आपका एक्टिव यूज में नहीं है तो भी आप डेप्रिशिएट करते हो। अगर मैंने निकाल दिया वो बेचने के लिए, एक्टिव यूज से बिठा दिया, बेचने के लिए निकाल दिया, तब उस पर डेप्रिसिएशन लगना है, ठीक है। तो हम इसमें दो चीज पढ़ी, साथ है सेम कोई ना होगा। जिस दिन वो हेल्ड फॉर सेल हो जाता है ना, देखो उसमें ना हमें कंडीशंस देखनी पड़ती कि मैनेजमेंट की क्या एक्चुअल इंटेंशन है उसको बेचने की, या फाइनल में इसकी वो पढ़ते हो कंडीशन। हम कैसे देखते हैं कि मैनेजमेंट ने जो प्राइस निकाला है फेयर वैल्यू है। अगर सपोज आपकी एसेट 20 लाख थी तो 20-25 के आसपास मांग रहा है, ऐसा नहीं कि उसके 80 लाख मांग रहे, तो कोई इंटेंशन नहीं है, मजाक कर रहा है। तो आपका फेयर वैल्यू पे होना चाहिए। एक्टिवली आप बायर्स को सर्च कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहे हो, उसको यूज नहीं कर रहे। आपने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं ले रखा जिसमें पता लगे अगले 5 महीने के लिए तो आपको एसेट चाहिए था, तो थोड़ी हेल्प फॉर सेल है।
तो अगर वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, हम कह रहे हैं हेल्ड फॉर सेल है, तो हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाने। फिर हम उसको पता है किस पे ले आते हैं, लोअर ऑफ जो उसकी डब्ल्यू डी कर कैरिंग अमाउंट, ठीक है, डब्ल्यू डी कर एंड सो करंट एसेट बनेंगे हाँ करंट एसेट, ये तो आया था एमसीक्यू सेप्टेम्बर 24 में आया था सितंबर शर्मा सर 24। ने रियलाइज दिस क्वेश्चन ये तो बहुत इससे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसका एसेट हेल्ड फॉर सेल आपका करंट एसेट होता है, कि करंट एसेट का मीनिंग होता है जब आपका विद इन 12 मंथ्स बुक से डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। बोलो बोलो। ये था उस योजना है इंटेंशन देखते हैं, मैनेजमेंट इंटेंशन। अगर आपकी विद इन 12 मंथ्स सेल, आपने तो हेल्ड फॉर सेल कर रखी है, आपका तो ऐसा है कि आज बायर मिल जाए, आज उसको बेच रहे, तो हम करंट में रखें, ठीक है। अगर कुछ ऐसा रीजन आ गया, सपोज बीच में लॉकडाउन लग गया, कोरोना वायरस आ गया, ये तो आपकी गलती थोड़ी ना है, तो हम उसको फिर बाद में लेटर ऑन चेंज करेंगे, बीच में हमारा प्लान बदल गया, वो अलग बात है। आज हमारी इंटेंशन है इसको सेल करने की, दैट विल बी अ करंट एसेट, क्लियर। तो हम इसको कहते हैं कि अगर एसेट सिर्फ रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज है बट नॉट हेल्ड फॉर डिस्पोजल, जैसे एसी, तो डेप्रिसिएशन लगेगा। रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल है तो डेप्रिसिएशन सीज हो जाए, ठीक है। इसमें आप एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट बना सकते हो, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, अगर वो है हेल्ड फॉर डिस्पोजल, सीज डेप्रिसिएशन, not held for disposal, continue depreciation। मेथड्स फॉर डेप्रिसिएशन क्या होते हैं? ऐसा लगता ऐसे हम डब्ल्यूडीबी इसके अलावा बहुत सारे उसके basis पे लाइफ यूनिट्स, है या बस इस पेज है तीन ही याद करने हैं। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन ना पहले तो ये दिखाते हैं कि आप किस पैटर्न में एसेट को यूज करने वाले, किस पैटर्न में उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेने वाले। अगर आपने एसएलएम लगाया, मतलब ये मान लो हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन हो रहा है, इक्वली एसेट यूज हो रहा है। डब्ल्यूडीबी मतलब मान लो इनिशियली ज्यादा कर रहे हो, बाद में कम कम मैम होता जैसे है, एक ही बिजनेस में हम अलग अलग एसेट पे अलग अलग मेथड यूज कर सकते सेम क्लास पे सेम लगाते हैं, हैं सेम क्लास में। ठीक है। फिर आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कह रहा है कि आप पैटर्न शो करोगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे आ रहे हैं। जैसे आप मेरे को एक चीज बताना, अगर आपका एक एसेट है जिसकी कॉस्ट थी 50 लाख रुपीज, ठीक है, और आपने उसको 5 इयर्स के लिए यूज करने वाले हो, ये 1 2 3 4 5, इससे आप प्रोडक्शन करोगे, यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे। फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर में यू विल प्रोड्यूस 30,000। फिर आपको पता लगा थर्ड ईयर में ना इस प्रोडक्ट की ड्यू टू एनी रीजन बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, सपोज इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स या कोई भी गेम्स होने वाले हैं ऐसे, तो आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो उसकी डिमांड होगी। यहाँ पे आपने एस्टिमेट करा 80,000, क्या आईपीएल हाँ कुछ भी ऐसे होने वाले हैं इवेंट्स, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट ईयर में वापस वो नॉर्मल आ जाएगी 35,000, फिर 20,000। आप एक बात तो, क्या एसेट हर साल इक्वली यूज हो रहा है? तो क्या हर साल उस पर इक्वल डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? एसएलएम तो नहीं लगेगा, कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा, डब्ल्यूडीबी की बात भी नहीं आ रही, तो यहाँ नहीं, यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड, जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी रेशियो में डेप्रिसिएशन लगाते जाओ। मतलब कि फर्स्ट ईयर में जैसे आपका हो जाएगा 50 lakhs इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय इनका टोटल कितना है 195 185, है ना, 185, ठीक है। तो ऐसे आपका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एंड मतलब हमने आउटपुट के लिए शब्द लगा लिया, ईयरली बेसिस डेप्रिसिएशन ईयरली लगता है। ईयरली डेप्रिसिएशन ईयरली प्रोडक्शन होते हैं, फिर ये हमने टोटल कैसे ले लेकिन वो है क्या मतलब एक्सपेक्टेड सेल्स में एक्सपेक्टेड सेल्स ले रहे हैं, डेप्रिसिएशन में हमें एस्टिमेटेड ही तो लेते हैं यूजफुल लाइफ,
तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ही तो लेंगे, हम हर साल थोड़ी देख तो सकते हम हर साल 5 सालों की फ्यूचर प्रोडक्शन यूनिट्स को वो करेंगे इसलिए। हैं। हाँ, प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं। जैसे आप यूजफुल लाइफ प्रेडिक्ट करते हो ना, वैसे ही आप आउटपुट प्रेडिक्ट कर रहे हो जनरल इंडस्ट्री और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस। हर कोई तो ज्यादा ही प्रेडिक्ट करेगा। इनिशियली ज्यादा प्रेडिक्ट करेगा तो ऑडिट क्यों कर रहा हो, फिर ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट में आप करते हो ना, आपको इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? तो आपका मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप किस इकोनॉमिक बेनिफिट्स, किस पैटर्न में बेनिफिट्स ले रहे हो। आपके 3 जनरली मेथड्स हम पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन, WDV, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। स्ट्रेट लाइन कहता है इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज करो, डिमिनिशिंग बैलेंस कहता है स्टार्टिंग में ज्यादा उसके बाद कम, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ठीक है? बट एक चीज होती है कि डेप्रिसिएशन मेथड बेस्ड ऑन रेवेन्यू आपको अलाउड नहीं होता। अगर मैं जैसे इसमें बोल दूं कि ये जो यूनिट्स है ना, इक्वल यूनिट्स, अगर मैं कह रही हूँ हर साल आप इक्वल यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, सपोज 10,000, 3 इयर्स के लिए हम बात करते हैं, बट इन्फ्लेशन तो होता है। आप फर्स्ट ईयर इसको 10 की सेल कर रहे थे, सेकेंड ईयर 12 की, थर्ड ईयर 15 की, तो आपका रेवेन्यू आ गया 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000। क्या आप इस रेशियो में डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो? क्या आपका एसेट इस रेशियो में घिस रहा है, इस रेशियो में यूज हो रहा है या इस रेशियो में? 10,000 वाली में ये तो आपका रेवेन्यू है ना, आपका एसेट थोड़ी ना ज्यादा यूज होने लग जाएगा अगर आप ज्यादा उसमें प्राइस में बेच रहे हो। तो एसेट से तो आप सेम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रेवेन्यू मेथड इज नॉट अलाउड, बिकॉज उसमें प्राइस का कंपोनेंट होता है जो इन्फ्लेट हो सकता है। क्लियर? इसमें कभी आपका MCQ फ्रेम हो सकता है। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है कि जो रेजिडुअल वैल्यू है, यूजफुल लाइफ है, डेप्रिसिएशन मेथड है, इसको आपको हर साल रिव्यू करना होता है क्योंकि आपके एस्टिमेट्स, और AS5 आपका कहता है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को हर साल रिव्यू करो, कुछ भी चेंज है प्रोस्पेक्टिव उसका इफेक्ट कर। लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है? सिर्फ लैंड पे नहीं लगता, बट लैंड एंड बिल्डिंग कंबाइंड है तो बिल्डिंग वाले कंपोनेंट पे तो लगेगा। अगर आपका एक लैंड है, उस पे एक आपने बिल्डिंग बना दी, तो क्या बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? मतलब बिल्डिंग किसी ना किसी लैंड पे तो होगी ही ना ऑब्वियसली, तो लगेगा ही। वही बात कर रहे हैं, लैंड पे नहीं लगता, बिल्डिंग पे लगता है, ठीक है? ये इसका क्रक्स इतना ही है, तो सेपरेट अमाउंट किया तो लगता ही है, फिर तो टोटल पे लगता है। लैंड की अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लेकिन बिल्डिंग की डेप्रिशिएबल एसेट है, डेप्रिसिएशन लगेगा। एक आपका आता है कॉम्पोनेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉम्पोनेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन किसी को पता है क्या होता है? कंपोनेंट वाइज कैसे? मेजर मशीनरी का कोई मेजर पार्ट है, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, मशीनरी का अलग, उसको कंपोनेंट। हाँ, देखो ऐसे डिफरेंशिएट करके तो कंपोनेंट्स का अलग-अलग डेफिनेशन होता है। हीटर होता है, उसके अंदर जो लेंस होता है मूवी चलाने के लिए, उसकी लाइफ होती है मतलब आवर्स के बेसिस पे, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना जल्दी। मेजर कंपोनेंट है वो। जी, जैसे आपका जो, अब मतलब सपोज एक रूम लेके चलो या फिर कोई भी एक एसेट लेके चलो, ऐसा हो सकता है उसकी कुछ पार्ट की लाइफ अलग हो, कुछ की अलग। कार होगी, कार का इंजन हो सकता है जल्दी खराब हो, बट इंजन रिप्लेस करा दोगे, कार आपकी फिर भी लंबे टाइम चलती रहेगी। फोन होता है, फोन में कभी बैटरी खराब हो जाती है, लेकिन फोन तो ठीक चल रहा होता है। तो कंपोनेंट वाइज यूजफुल लाइफ अलग हो सकती है। तो वो कह रहे हैं अगर कोई एसेट है आपका, सपोज एक एसेट है आपका जिसके 4 पार्ट्स है, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स है, इसकी टोटल वैल्यू है 10 करोड़ रुपीस, इसकी वैल्यू थी 2 करोड़, इसकी 3 करोड़, इसकी भी 3 करोड़, बड़ा कम लगता है, इसकी 1 करोड़, और ये कितना रह गया 4 करोड़, ठीक है? अब अगर देखो इनकी कॉमन यूजफुल लाइफ होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम एक साथ लगा देते। बट सपोज मैं इसकी यूजफुल लाइफ बोल रही हूँ 3 इयर्स, इसकी बोली 2 इयर्स, इस पार्ट की बोली 8 इयर्स लाइफ चलेगी, और इस पार्ट की अगेन 2 इयर्स, तो क्या हमें कॉमन ईयर से डिवाइड कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते। तो आप कंपोनेंट वाइज कैलकुलेट कर दो। 2 करोड़ बाय 2 इयर्स आपकी 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन, 3 करोड़ बाय 3 इयर्स 1 करोड़, 1 करोड़ बाय 2 इयर्स 0.5 करोड़, और 4 करोड़ बाय 8 इयर्स 0.5 करोड़। एवरी ईयर इट विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 3 करोड़ रुपीस।
समझे? 3 करोड़ से आपका डेप्रिशिएट होता है। कॉम्पोनेंट मेथड होता है कि जब आपके एसेट के अलग अलग पार्ट है, ईच पार्ट ऑफ एन आइटम पीपी विद अ कॉस्ट दैट इज सिग्निफिकेंट in relation to total cost of asset and having different useful life shall be depreciated separately। मतलब एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप एक एक स्क्रू की यूजफुल लाइफ देख रहे हो, उनकी तो अलग हो सकती है, कोई बात नहीं, नॉर्मल चीज है। मेजर कंपोनेंट है तो उसकी अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे इसमें बोला इट मे बी अप्रोप्रिएट टू डेप्रिशिएट सेपरेटली द एयरफ्रेम एंड इंजन्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट वेदर ओन्ड और सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल लीज। अगर आपके पास एयरप्लेन्स हैं तो उनके इंजन्स, एयरफ्रेम्स, इनकी लाइफ अलग हो सकती है, तो उसका आप अलग से डेप्रिशिएट करो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड अदर लायबिलिटीज। डीकमीशनिंग लायबिलिटी आपकी क्या होती है? जो फ्यूचर में कॉस्ट लगेगी। अब फ्यूचर की कॉस्ट है, एस्टिमेट है, चेंज भी हो सकती है। वो कह रहे हैं अगर कोई चेंज हो रहा है, सपोज आपने कॉस्ट पहले 10 लाख सोची थी, अब 12 हो गई, आपके लिए गेन है या लॉस है? लॉस है। तो आपका लॉस है तो कहाँ पे जाना चाहिए? P&L अकाउंट में। वो जो आपका रिवैल्यूएशन वाला कंसेप्ट है ना, सेम लगेगा। अगर आपकी वैल्यू कम हो रही है, मतलब कॉस्ट कम हो रही है, तो गेन है या लॉस है? कॉस्ट कम हो रही है, गेन है। अभी पर एस्टिमेट है, एक्चुअल गेन नहीं है। अभी रिवैल्यूएशन रिजर्व, गेन नहीं मानेंगे हम, सो जाए रहेंगे, ठीक है। गेन रिवैल्यूएशन रिजर्व में, लॉस P&L में। और वही सेम बात, अभी लॉस है, पहले भी लॉस था, P&L। अभी लॉस है, पहले गेन था, अभी लॉस है, पहले गेन था। हाँ, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट, फिर P&L को डेबिट। फिर P&L को डेबिट, ठीक है। वही सेम आपका कंसेप्ट है इस वाले टॉपिक, सब्सिडेंट वाला, एक बार रीड कर लेना, बिल्कुल सेम। रिटायरमेंट इन लीग रिकॉग्निशन लास्ट टॉपिक है। हम एसेट से बुक्स को रिटायर कर रहे हैं, अब इसको बाय बाय कर रहे हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन से शुरू करा था, डेप्रिसिएशन लगा दिया, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट, अब इसको बुक से रिमूव कर दे रहे हैं, वैल्यू 0, ठीक है। रिटायरमेंट होता है हम अपनी एसेट की बुक्स में से एसेट को हटा रहे हैं। कब हटाते हैं? आइटम्स ऑफ पीपी रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल शैल बी स्टेटेड एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड एनआरवी। ये बताया था कि अगर कोई एसेट है हेल्ड फॉर सेल हो गया तो हम उसको किस पे दिखाते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, मतलब कैरिंग अमाउंट और एनआरवी। अगर, क्योंकि हमें हेल्ड फॉर सेल का मतलब क्या है? हम विद इन फ्यू मंथ्स उसको बेचने वाले हैं। अगर विद इन फ्यू मंथ्स उसको हम बेचने वाले हैं, सपोज उसकी आज की WDV थी 10 लाख रुपीज एंड इट्स एनआरवी इज रुपीज 7 लाख रुपीज, हमें पता है कुछ टाइम में बेच देना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 7 लाख, तो 7 पे दिखाओ ना, और जिसका डिफरेंस होगा वो P&L से चार्ज कर दो, ठीक है। हाँ, अब उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है नहीं, 7 पे लियो। ये तो आपका हर एसेट में चलता है, जैसे इन्वेंट्री पे चलता था। अगर इन्वेंट्री आपका करंट एसेट होता है ना, बेचना होता तो एनआरवी पे लिया। सिमिलरली ये हेल्ड फॉर सेल है तो करंट एसेट बन गया, एनआरवी पे। मार्केट देखो, हम ना वैसे वैल्यूअर से कराते हैं जनरली। अगर कोई ऐसा नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी वगैरह है, देखो जो आपके बड़े बड़े एसेट्स होते हैं, या जैसे मेजर प्लांट्स हो गए, बिल्डिंग वगैरह, इनके लिए आपको एक्चुअली चाहिए होता है रिवेल्यू, उसको बोलते हैं आरवी, क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन वैल्यूअर, ऐसे कुछ होता है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का ना आपका एग्जाम होता है अलग से। हाँ, और उसपे एग्जाम जो होता है, ये भी सिक्योरिटी वाइज आपको करना पड़ता है। कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड एग्जाम देता है, कोई बिल्डिंग से रिलेटेड, कोई प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड। किसमें? आर्टिकलशिप में रिवॉल्यूशन के लिए, हाँ, जो बहुत मुश्किल से मिलती है, रेयर चांस होता है। कोडेट और टैक्सी मिलेगा 99%, ठीक है। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर, अगर आप उसके अंडर काम कर रहे हो ना, या फिर मतलब रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कोर्स कर रहे हो, तो आपको उस चीज की वैल्यूएशन निकालनी आएगी। अब आपने सपोज कर लिया बिल्डिंग से रिलेटेड वैल्यूएशन का कोर्स, आपको बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वैल्यूएशन आएगी। प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो वैल्यू क्या चल रही है इसकी भी बताएगा। सर्कल रेट तो आपका नॉर्मल मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है वो चीज। अब मैं जो आपको अभी कंसेप्ट पढ़ाया था रिवैल्यूएशन गेन लॉस, वो भी ऐसा नहीं होता कि मैनेजमेंट सुबह उठी, मन करा मेरी 10 लाख की बिल्डिंग 10 करोड़ की दिखानी और दिखा दी। आपको अपनी फाइनेंशियल में एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, कि हमारी वैल्यू एक्चुअल में, हाँ, रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोलता है तो आप उसको वैल्यू कर सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे आपकी जो एनआरवी है वो अपनी करवा लोगे। अगर छोटा मोटा एसेट है, कोई 20-50 हजार का, लाख रुपए का, उसको तो आप नॉर्मल मार्केट में देख सकते हो कि लास्ट ट्रांजेक्शन कितने की हुई थी, उसके अकॉर्डिंग। डी रिकॉग्नाइज मतलब अपने बुक से कब हटाते हो, या तो आपने बेच दी या उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं आएंगे। अब बेचने पे प्रॉफिट लॉस कहाँ पे जाता है? P&L अकाउंट में। एक लास्ट लाइन इसमें, अगर कोई आपका एसेट था
जिसको आप ऑर्डिनरली एज अ पीपी भी यूज करते थे और उसको बेचते भी थे। मतलब सपोज कोई डीलर है, फर्नीचर सेट खुद के बिजनेस। फर्नीचर का एग्जांपल ले लेते हैं। फर्नीचर वाला पर्सन है, वो क्या करता है, उसके पास अपना पास भी तो फर्नीचर होगा ही ना, अपने बिजनेस में यूज करने के लिए एज अ पीपी भी होगा, और वो एज एन इन्वेंट्री भी सेल कर रहा है, AS10 AS2। अब कल को जब वो अपना पीपी वाला एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहा था, यूज कर रहा था, उसका मन भर गया 6 महीने में, उसने उसको हेल्ड फॉर सेल निकाल दिया, बेच सकता है, आपको तो पता भी नहीं लगेगा, उसने सेकंड हैंड उठा के बेच दिया आपको। अब उसने बेचा है तो वो उसके लिए इन्वेंट्री में आ जाएगा, उसके लिए तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है ना। तो इसमें देखो, एन एंटरप्राइज दैट इन द कोर्स ऑफ इट्स ऑर्डिनरी एक्टिविटी रूटीनली सेल्स आइटम ऑफ पीपी, मतलब वो उस चीज को बेचती भी थी जो एज अ पीपी यूज कर रही है, that it had held for rental to others shall transfer such assets to inventories at their carrying amount। क्वेश्चन आ रहा है कि हम यहाँ पे इन्वेंट्री में दिखाएंगे किस वैल्यू पे, उसकी कैरिंग अमाउंट पे। सपोज आपने 2 साल यूज कर लिया था पीपी की तरह, अब उसको बेचने के लिए निकालते हैं, 2 साल का डेप्रिसिएशन लेस करके जो वैल्यू है ना, उस पर आप इन्वेंट्री में दिखाते हैं। व्हेन दे सीज टू बी रेंटेड एंड बिकम हेल्ड फॉर सेल, और उस पर जो भी आप सेल करोगे फिर उसको आप AS9 के अकॉर्डिंग रेवेन्यू रिकग्निशन। क्लियर? AS बिल्कुल सिंपल था, ये थोड़ा सा लेंथी था, इसके क्वेश्चंस कर लेना। आगे डेप्रिसिएशन के देखोगे ना, सिर्फ नंबर ज्यादा है, क्वेश्चंस बहुत छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस है। लेकिन वो प्राइवेट बियर प्लांट जो है, जो पांच में हाँ जी, बियर प्लांट, हाँ, एक इसका एक्सेप्शन है। मुझे लाइफ को सुन लो ये भी फटाफट, 2 मिनट का टॉपिक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS10 किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? फाइनेंशियल लीज पे नहीं होगा, उस AS19 में जाएगा। जिसका कोई स्पेसिफिक एसेट होता है ना, उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इंटेंजिबल एसेट्स AS26 में जाता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी AS13 में जाता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब, बनाना भी बीएलएल प्लांट में आता है। हाँ जी, बनाना बनाना ट्री। बनाना ट्री जो होता है, कोई भी अगर उसको बेचना है तो वो इन्वेंट्री में आएगा, लेकिन जो ट्री है वो नहीं आएगा, कुछ ऐसा कंसेप्ट है। जो आपका मैंगो ट्री है वो बियरर प्लांट है, ठीक है। उसमें से जो मैंगोज प्रोड्यूस करे वो आपका क्या है, बायोलॉजिकल एसेट, मतलब वो आपका क्या आ जाता है, उसमें प्रोड्यूस फ्रॉम बियरर प्लांट। तो जो बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बियरर प्लांट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, उस पे AS10 नहीं लगेगा। कोई नॉर्मल ट्री है आपके पास, या कोई आपका नॉर्मल एनिमल वगैरह, उस पे AS10 नहीं लगेगा। कोई बियरर प्लांट है जैसे मैंगो ट्री है, उस पे हर साल आपके मैंगोज लगे, उस पे AS10 लगेगा। मैंगोस पे लगेगा ना सर, मैंगो ट्री पे लगेगा, मैंगोज पे नहीं लगेगा। मैंगो ट्री पे लगेगा। मैंगो ट्री पे लगेगा, वो मोर देन 1 ईयर यूज होगा ना मैंगो ट्री। प्रोड्यूस ऑफ बियरर प्लांट्स में नहीं लगेगा। जो आपका मैंगो ट्री है, इस ट्री पे AS10 लगेगा। ये जो आपके यहाँ मैंगोज लगेंगे, इस पे AS10 नहीं लगेगा, ठीक है। वेस्टिंग एसेट्स इंक्लूडिंग मिनरल राइट्स, एक्सपेंडिचर ऑन एक्सप्लोरेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स, नेचुरल गैस, सिमिलर नॉन रिजनरेटिव एसेट्स, इन पे आपका AS10। और लाइफ स्टॉक लाइफ स्टॉक पे भी नहीं लगता, ये बायोलॉजिकल एसेट में ही आ जाता है। बेचने के लाइफ स्टॉक तो उस पे लगेगा। बेचने के लिए तो कैसे लगेगा, पीपी थोड़ी बात है, ठीक है। तो इसको रीड कर लेना, इसके क्वेश्चंस कर लेना, और अगर आपको कोई अच्छा सा क्वेश्चन लगे प्रैक्टिकल तो उसको कर लेना, और एक 22 क्वेश्चन सबको करके आना ना, ठीक है। आप लोग, हाँ, कल AS26 करेंगे। विदिका, तनिष्का, इशिका, सारे ये क्वेश्चंस पढ़ लेना, और क्वेश्चन नंबर 22। ओके, बाय बाय। गुड डे।